सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में क्रांतिकारी भाषण लेकर हम बाबा साहब का उपस्थित हुए हैं, जिसमें बाबा साहब बहुत स्पष्ट ढंग से कहते हैं कि हम अपने आंदोलन को, अपने उद्देश्य को, अगर हमारे उद्देश्य की राह में कोई रोड़ा अटकाएगा, विरोध करेगा, तो हम खून पसीना बहाकर भी हम अपने आंदोलन के उद्देश्य की प्राप्ति करेंगे। बाबा साहब के आंदोलन के उद्देश्य क्या है, ये जानने के लिए आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको अंत तक वॉच करना चाहिए। सामान्य साथियों, हम लगातार बाबा साहब के स्पीचेज को डॉक्टर अंबेडकर संदेश के माध्यम से लगातार पिछले 1.5 साल से आपके समक्ष रखते आ रहे हैं। ऐसे में आपसे हम अनुरोध करेंगे कि आप भी बाबा साहब के इन संदेशों से परिचित हों, और यही हमारा उद्देश्य है। समाज जन जागरूक हो, ये हमारा उद्देश्य है। डॉक्टर अंबेडकर संदेश प्रस्तुत करने का अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन का भी यही उद्देश्य है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 से आज का बाबा साहब का जो स्पीच है वो हम इसी से लेकर उपस्थित हुए हैं। भारत सरकार के सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय के अधीन अंबेडकर प्रतिष्ठान के द्वारा ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय लगातार प्रकाशित किया जा रहा है। आज का जो स्पीच है वो चौथा भाग के रूप में जो विषय आप देख सकते हैं, सिर पर कफन बांधकर हम युद्ध भूमि में उतरे हैं। एक क्रांतिकारी विषय है। बाबा साहब ने ये कोटेशन कहा है, जिसको हम पिछले डॉक्टर अंबेडकर संदेश में बता चुके हैं तीसरे भाग में। आज चौथा भाग लेकर उपस्थित हुए हैं, पेज नंबर 27 से 31 तक। सम्मानित साथियों, बिना विलंब के हम सीधे मेन पॉइंट पर आ जाते हैं, जो 17 फरवरी 1946 को बाबा साहब ने स्पीच दिया। क्या कुछ स्पीच को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, हम पीछे से ज़रूर इसको जोड़ने की कोशिश करते हैं। जब बाबा साहब यहाँ बोल रहे होते हैं तो हमारा तीसरा जो भाग है जहाँ पर एंड हुआ तो वो हम आपको बता दें। बाबा साहब कहते हैं कि सिद्धार्थ कॉलेज की जो स्थापना हुई है वो किस आधार पर हुई है। सिद्धार्थ कॉलेज में ये जरूरी नहीं, जैसा कि प्रचारित किया जा रहा है, दुष्प्रचार किया जा रहा है विरोधी पक्ष के द्वारा कि सिद्धार्थ कॉलेज सिर्फ अस्पृश्यों के लिए कॉलेज होगा, तो ये बाबा साहब इस बात को नकारते हैं। कहते हैं ऐसा कहना गलत है, ये सिर्फ अस्पृश्यों का ही विद्यालय नहीं होगा, बल्कि ये सभी लोग यहाँ पर अध्ययन कर सकेंगे, सभी समाज के लोग अध्ययन कर सकेंगे। बाबा साहब कहते हैं वहाँ इतना ही नहीं, वहाँ जो शिक्षक होंगे वो भी सभी समाज के शिक्षक वहाँ रह सकते हैं। और यहाँ तक कि सिद्धार्थ कॉलेज में बहुत विशेष बातें बाबा साहब बताते हैं, वो हम बाबा साहब के ही शब्दों में आपके समझ रख देते हैं। तब बाबा साहब कहते हैं जो शिक्षक वहाँ पर होंगे उनमें ब्राह्मण होंगे, ब्राह्मण भी हैं और पासी भी हैं, ईसाई भी हैं और मुसलमान भी हैं। इस बात की ओर सदस्यों का ध्यान दिलाते हुए मुझे बेहद खुशी है कि जिस समय इस कॉलेज को मान्यता दिलाने के लिए मुंबई विश्वविद्यालय के सामने अर्जी रखी गई, उस वक्त बिना किसी आशंका के विश्वविद्यालय ने तुरंत मान्यता दे दी। इतना ही नहीं, ये भी कहा गया कि इससे पूर्व विश्वविद्यालय के सामने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं आई थी। जो व्यवस्था या सिद्धार्थ कॉलेज के रूप में मुंबई विश्वविद्यालय के समक्ष रखी गई, तो मुंबई विश्वविद्यालय ने ये बात कही कि इस तरह की पूर्व में कभी हमने व्यवस्था ऐसी नहीं देखी है। खास तौर पर कहने की बात, विशेष बात यह है कि इस कॉलेज की स्थापना अध्यापक वर्ग तथा अन्य व्यवस्था विश्वविद्यालय को इतनी पसंद आई है कि मुंबई विश्वविद्यालय के किसी भी कॉलेज को आज तक पहले साल में ही सभी कक्षाएं चलाने की अनुमति नहीं मिली थी, वह इस कॉलेज को पहले ही साल में दी गई है। कहने का तात्पर्य यही है कि किसी भी मायने में इस कॉलेज को केवल अस्पृश्यों का कॉलेज नहीं कहा जा सकता। इस कॉलेज में प्रवेश, वजीफा और हॉस्टल में रहने की जगह, सुविधा आदि विशेष सुविधाएं अस्पृश्यों को उपलब्ध कराई जाएंगी। इस कॉलेज की स्थापना की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये मैं अब बताना चाहता हूं। मुंबई प्रांत में छात्रों की संख्या में कितनी बेतहाशा वृद्धि हुई है, इस बारे में शायद सदस्यों को जानकारी ना हो। सामने बैठे मेरे मित्र गाडगिल को पता है कि पिछले ही साल, एक ही साल में मुंबई विश्वविद्यालय को 19 नए कॉलेज खोलने की अनुमति देनी पड़ी है। इससे आप जान पाएंगे कि किसी कॉलेज में प्रवेश पाना छात्रों के लिए कितना मुश्किल बात हो गई है। अस्पृश्य छात्र खासकर इस कठिन स्थिति से बहुत ज़्यादा परेशान है। मैट्रिक पास करने के बाद
अस्पृश्य छात्रों को किसी भी कॉलेज में प्रवेश नहीं मिल पा रहा। यही वजह थी कि अस्पृश्य छात्रों की मुश्किल की ओर मुझे सरकार का ध्यान दिलाना पड़ा और मैंने अस्पृश्य छात्रों की मुश्किल दूर करने वाली संस्था की स्थापना के बारे में बताया। इसलिए कहता हूं कि जिस सिद्धार्थ कॉलेज की कल्पना और योजना के संदर्भ में आपत्तियां उठाई जा रही हैं उनमें कोई दम नहीं है। मेरे मित्रों ने एक और बात पर चर्चा के दौरान ध्यान दिलाया था। उन्होंने चर्चा का रुख राजनीति की ओर क्यों मोड़ा, ये समझना मुश्किल है। हाल ही में हुए चुनावों के बारे में बोलते हुए मैं बुरी तरह लड़खड़ाया, ऐसा उनका कहना है। ये कहकर उन्हें क्या हासिल हुआ ये तो वे खुद ही जाने, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें लगा होगा कि भारत सरकार को मेरे कथन के साथ सहमत नहीं होना चाहिए था। जो भी हो, कहा यही जा रहा है कि मेरी हालत सूखे पौधे की तरह हुई है। उन विरोधियों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बसंत ऋतु के आगमन से पूर्व की स्थिति है। मेरा आंदोलन अमर है। चुनाव परिणामों के बारे में बोलते हुए मेरे मित्रों ने कहा कि अस्पृश्यों की सभी आरक्षित सीटें कांग्रेस ने जीत ली हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जिन तरीकों से ये सीटें जीती हैं, क्या उन तरीकों की कांग्रेस ने कभी पड़ताल की है? क्या तरीके अपनाए गए थे? ये मैं बताता हूं और सबूतों के साथ बताता हूं। कई जगहों पर बासकर सातारा जिले में मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक पहुंचने ही नहीं दिया गया। सभी सदस्यों को इस बात का पता तो होगा ही कि सातारा जिला वही जगह है जहां सरकार थी 361 गांवों के अस्पृश्य मतदाताओं को गांव वाले गांव की कचहरी में लेकर गए। डरा धमकाकर उनसे पूछा गया कि आप कांग्रेस को वोट देंगे या नहीं। अस्पृश्य मतदाताओं ने कांग्रेस को वोट देने से साफ इनकार कर दिया। उन्हें कचहरी में ही बंद करके रखा गया। उन पर पहरा बिठाया गया ताकि वे वहां से हिले नहीं। इस तरह के कई उदाहरण मैं आपको बता सकता हूं। ये तो कुछ भी नहीं है। कांग्रेस के विरोध में खड़े रहे अस्पृश्य उम्मीदवारों के साथ मारपीट भी की गई। अभी हाल में आगरा में चुनाव हुए, वहां की बात ही लीजिए। चुनाव के दिन अस्पृश्यों के 50 मकान जलाए गए। अस्पृश्य मतदाता मतदान केंद्र पर वोट देने गए तो पीछे 20 लोगों के घरों को लूटा गया। नागपुर में 7 लोगों के कत्ल हुए और ये सब कांग्रेस के सवर्ण हिंदुओं ने किया। चुनाव जीतने के लिए ऐसे तरीके अपनाए गए। ये सीटें कांग्रेस ने जीती या जिस राजनीतिक पार्टी का मैं प्रतिनिधि हूं उस शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ने जीती। ये केवल चुनाव परिणामों के आधार पर तय करना केवल मूर्खता होगी, क्योंकि समाज में अस्पृश्यों की संख्या 5% है और हिंदुओं की संख्या 95% है। ऐसे हालात में कौन किसका प्रतिनिधि है ये कैसे तय किया जा सकता है? इसीलिए चुनाव परिणामों की कसौटी प्राथमिक चुनावों के परिणामों से ही तय की जानी चाहिए, क्योंकि अस्पृश्यों के प्राथमिक चुनाव अलग चुनाव क्षेत्र के आधार पर हुए हैं। इन प्राथमिक चुनावों के परिणाम क्या निकले यहाँ बैठे लोगों को पता चले, इसलिए मैं यहाँ कुछ जगहों के परिणाम बताता हूँ। आप ये बहुत गौर से सुनिए। तब बाबा साहब कहते हैं पंजाब में 3 जगहों पर प्राथमिक चुनाव हुए, मुंबई में 3 सीटों के लिए हुए, मध्य प्रांत में 4 जगहों पर, मद्रास में 10 जगहों पर और संयुक्त प्रांत जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश है, इसे पहले यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। यूपी तब भी कहते थे, उत्तर प्रदेश अब है, अब भी यूपी ही कहते हैं। 2 जगहों पर प्राथमिक चुनाव हुए। सदस्य एक बात ध्यान में रखें कि प्राथमिक चुनाव अपरिहार्य नहीं होते। अस्पृश्यों के 5 उम्मीदवार जब तक चुनाव में नहीं उतरते तब तक प्राथमिक चुनाव नहीं हो सकते। ये जानकारी की बात है सम्मानित साथियों, हम सभी के लिए भी। चुनावों में अंट संट चर्चा होता और उतने रुपए न होने के कारण चुनावों में अंट संट खर्चा होता है और उतने रुपए न होने के कारण अस्पृश्य प्राथमिक चुनाव ही नहीं चाहते। कुल 22 जगहों के लिए प्राथमिक चुनाव हुए। हर सीट के लिए कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी खड़ा किया। इन 22 सीटों में से 19 सीटों पर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के उम्मीदवारों को सर्वाधिक वोट मिले। मुंबई में 2 जगहों पर अस्पृश्य उम्मीदवार की तुलना में कांग्रेस के उम्मीदवार को नगण्य वोट मिले। भायखाला विभाग में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के उम्मीदवार को 11,334 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार को केवल 2,096 वोट मिले। और मुंबई जी और उपनगर विभाग में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के उम्मीदवार को 12,899 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार को केवल 2,088 वोट मिले। मध्य प्रांत के केवल 2 जगहों के ही आंकड़े मैं देता हूं। नागपुर चुनाव क्षेत्र में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के उम्मीदवार को 1933 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार को मात्र केवल 270 वोट मिले। भंडारा विभाग में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को 3,187 वोट मिले
और कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवार आदि सबको मिलाकर 976 वोट मिले। आगरा विभाग में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को 2248 वोट मिले और कांग्रेस तथा निर्दलीय उम्मीदवार आदि सबको मिलाकर 840 वोट मिले। पंजाब लुधियाना फिरोजपुर विभाग में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को 1900 वोट मिले और कांग्रेस को 500 वोट मिले। डॉक्टर बाबा साहब बोल रहे थे, तभी कांग्रेस पार्टी के विधायक दीवान चमन लाल ने बीच में ही उठकर कहा कि डॉक्टर अंबेडकर कोरी गप सुना रहे हैं। सुनकर डॉक्टर बाबा साहब गुस्से से लाल हो गए और उन्होंने उनके शब्दों पर आपत्ति की। उस वक्त उन्होंने दीवान चमन लाल से कहा कि जब माननीय डॉक्टर अंबेडकर अपनी बात मुद्दों के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं तब बीच में ही उठकर इस प्रकार हल्ला मचाना ठीक नहीं है। सदन में उपस्थित किए गए मुद्दों का जब जवाब दिया जा रहा हो तब शांतिपूर्वक उनको सुना जाना चाहिए। उनकी बात बीच में काटते हुए वे गप हाँक रहे, ऐसा कहा नहीं जा सकता। अध्यक्ष द्वारा इस प्रकार कान खींचे जाने पर दीवान चमन लाल ने अपना कथन वापस ले लिया। उसके बाद डॉक्टर बाबा साहब ने अपना कथन जारी रखा। मद्रास प्रांत के केवल एक ही जगह का आंकड़ा मैं देता हूं। अमलापुरम विभाग में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के उम्मीदवार को 10,540 वोट मिले और कांग्रेस के उम्मीदवार को 2383 वोट मिले। प्राथमिक चुनावों से संबंधित आंकड़ों का ये हाल है। इसके आधार पर एक बात सहज ही साबित होती है कि प्राथमिक चुनाव के परिणामों को ही प्रतिनिधित्व की असली कसौटी मानी जानी चाहिए। इन चुनावों में कांग्रेस ने सप्रमाण साबित कर दिया है कि चुनाव नहीं, ये तो साफ धोखाधड़ी थी। इसके साथ ही आज तक मैं अस्पृश्यों के लिए अलग चुनाव क्षेत्र की जो लड़ाई लड़ते आया हूं, उसे इस चुनाव के कारण भारी बल मिला है। पंडित मालवीय ने एक और बात बताई कि हिंदू लोग अस्पृश्य उद्धार की तरफ बहुत ध्यान दे रहे हैं। अस्पृश्यों के नैतिक उद्धार और विकास के लिए वे पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। इस बारे में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि बाहर जो कुछ हो रहा है उसे पल भर के लिए छोड़ भी दें और इस सदन की चार दीवारी के अंदर जो कुछ हो रहा है उसके आधार से अगर तय करें, तब कोई भी निष्पक्ष आदमी यही कहेगा कि मालवीय के ऊपर निर्दिष्ट कथन में कोई तत्व नहीं है। ये बात सही है कि इस सदन में मुझे आए कुछ एक दिन ही बीते हैं, लेकिन इस सदन की रिपोर्ट में नियम से और ध्यान से पढ़ता रहा हूँ। जो भी पढ़ने लायक है वह सब मैं पढ़ चुका हूँ। उसमें मैंने पाया कि गांव-गांव में हर रोज अस्पृश्यों पर होने वाले अत्याचार अन्याय के संदर्भ में किसी भी सदस्य द्वारा सदन में एक भी सवाल नहीं उठाया गया। किसी रिपोर्ट में ये पढ़ने में नहीं आया। ऐसा कोई प्रस्ताव आज तक सदन पटल पर नहीं रखा गया जिसमें कहा गया हो कि अस्पृश्यों के लिए कुछ किया जाना चाहिए। वैसे अपवाद स्वरूप 1933 में सामने बैठे कुछ सदस्यों ने अस्पृश्यता हटाने के कुछ प्रयास किए थे। मंदिर प्रवेश के संदर्भ में एक बिल रखा गया था। वाइस राय ने जब उसे मान्यता देने से इनकार कर दिया तब बहुत हल्ला मचा था। इस बिल को पारित नहीं किया गया तो आत्महत्या करने की धमकी भी कई सदस्यों ने दी थी। लेकिन जब बिल को मान्यता दी गई तब क्या हुआ, क्या आप जानते हैं? तब बाबा साहब कहते हैं बिल वापस लिया गया। रंगा अय्यर की हालत देखने लायक थी क्योंकि उन्होंने ही वह बिल सदन के सामने रखा था। साथियों ने दगा दिया तो वे भड़क गए। उन्होंने अपने साथियों को खूब गालियां सुनाई। आखिरकार बेचारे को मुंह की खानी पड़ी। मुझे याद है कि 2 बार और अस्पृश्यों से संबंधित सवालों का जिक्र हुआ था। पहला प्रसंग सन 1916 में माड़के जी दादा भाई ने अस्पृश्यों की समस्याओं के बारे में एक पूछताछ समिति नियुक्त करने के बारे में प्रस्ताव रखा था। उस वक्त आज की इस चर्चा की शुरुआत करने वाले गोविंद मालवीय के पिता ने ही उस प्रस्ताव का घोर विरोध किया था। दूसरा प्रसंग साल 1927 का है। स्वर्गीय लॉर्ड बर्नहेड ने उस वक्त कहा था कि अस्पृश्य अल्पसंख्यक होने के कारण उन्हें संविधान के तहत सुरक्षा प्रदान की जाए, लेकिन जब हम खुद लड़ाई छेड़कर अपने अस्तित्व के बारे में लोगों को एहसास कराते हैं तब उन्हें हम पर बहुत दया आती है। हम जब अलग चुनाव क्षेत्र की मांग करते हैं, नौकरियों में निश्चित अनुपात में आरक्षण की मांग करते हैं, शिक्षा के लिए ग्रांट की मांग करते हैं, तभी हिंदुओं को पता चलता है कि हम भी जिंदा हैं। वरना वे हमें मरा हुआ ही मानकर चलते हैं। बाकी समय में ये लोग हमें पूछते तक नहीं, हम उनकी गिनती में कहीं नहीं ठहरते। सामान्य साथी, यहीं पर हम आपको बता दें, वर्तमान में भी लोकसभा का चुनाव चल रहा है पूरे देश में और ऐसे में हो सकता है इस तरह के मुद्दे आप महसूस करते होंगे कि कभी आपने देखा होगा, खासकर अस्पृश्यों और वर्तमान में हम SC ST की बात करें क्योंकि ये संवैधानिक कैटेगरी है। तो संवैधानिक कैटेगरी यानी कि SC ST को आपने देखा होगा चुनाव के समय हिंदू मान लिया जाता है। चुनाव के समय, सिर्फ चुनाव के समय हिंदू मान लिया जाता है
और चुनाव जैसे ही खत्म होता है वैसे फिर वो अपनी अपनी जातियों में बढ़ जाते हैं, अपनी अपनी जातियों में उनको घोषित कर दिया जाता, भेज दिया जाता वापस। तो ये ठीक बात नहीं है। चुनाव के ठीक पहले हमें हिंदू घोषित कर दिया जाए और उसके बाद फिर उनको जातियों से पहचाना जाए, दलित वर्ग से पहचाना जाए, तो ये ठीक बात नहीं। इसलिए हम कहते हैं, अपने समाज से कहते हैं कि हमें बाबा साहब के संदेश को, बाबा साहब के इस मैसेज को बड़ा गौर करना होगा, संदेश को समझना होगा, इसके निहितार्थ को आपको समझना होगा। बाबा साहब बार बार अपनी बात को बहुत स्पष्ट ढंग से कहते हैं। गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब ने स्पष्ट तौर पर कहा कि हम अलग घटक के रूप में हैं, हिंदुओं से अलग घटक के रूप में हैं, और इसलिए अलग घटक मानते हुए ही हमें सारे अधिकारों से लैस किया गया है। जो अधिकारों की मांग यहाँ बाबा साहब अभी बिंदुओं के तहत बात कर रहे हैं, तो वो अधिकार जो हमें मिले हैं वो हिंदुओं से अलग समुदाय के रूप में मानते हुए ये किए गए हैं। इस बात को हमें समझना होगा। यही आंदोलन का एक धुरी है, हम ये बात कह सकते हैं। वोट के बारे में बात आती है तो हम वोट के बारे में पुनः एक बार कह दें। बाबा साहब कहते हैं बहुत स्पष्ट ढंग से कि जो वोट है वो कड़े संघर्ष से प्राप्त किया गया संजीवनी मंत्र है। इस कोटेशन को आप भी ध्यान रखें। और इसलिए चूंकि कड़ा संघर्ष बाबा साहब ने वोट के लिए किया है, मतदान का जो अधिकार आपको मिला है इसके लिए किया है। 1935 से पहले मतदान का अधिकार नहीं था, ये हम सभी जानते हैं, वाकिफ़ हैं। हमने कई अंबेडकर संदेश में लगातार ये संदेश आपको दिया है बाबा साहब के इस शब्दों में। तो सामान्य साथियों, अगर आज हम बहुत अधिकार के साथ, बड़े सम्मान के साथ अगर मतदान का अधिकार हमें है और हम मतदान करने जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से इस बात का हमें ध्यान रखना हो कि हमारा वोट बेकार ना चला जाए। बाबा साहब कल के डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में कह रहे थे कि हमारी राजनीति बिकाऊ नहीं है। तो सामान्य साथियों, स्वाभिमान के साथ अब कभी समझौता मत करना, क्योंकि स्वाभिमान की लड़ाई ही बाबा साहब की देन है। और इसलिए हम स्वाभिमानी बने, कभी भी बिकाऊ राजनीति न करें। चाहे छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो, चाहे प्रधानी का चुनाव हो, ग्राम पंचायत का चुनाव हो, बीडीसी का चुनाव हो, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हो, या विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, या और कोई चुनाव हो, मेरे साथियों, कभी भी बिकाऊ राजनीति आपको नहीं करनी है। आपको बिकने वाला नहीं बनना है, इस बात को हमें ध्यान रखना है। ये अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो हम मान लेंगे कि आप सच्चे अम्बेडकरवादी हैं। एक बार पुनः, पहले मतदान फिर जलपान, इसी के साथ सभी चरणों में, जितने भी चरण में इलेक्शन लोकसभा का हो रहा है, उन सभी में आपको मतदान जरूर करना है। ये हम आपसे निवेदन भी करते हैं। आप अब मतदान करेंगे या नहीं, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। सामान्य साथियों, आज हम कोई प्रश्न आपसे नहीं पूछेंगे, बस आपका हम संकल्प जानना चाहेंगे कि आप इस लोकसभा चुनाव में मतदान करने जा रहे हैं या नहीं, अपना वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं। जरूर संकल्प व्यक्त कीजिएगा सामान्य साथियों कमेंट सेक्शन में। बाबा साहब कहते हैं कि हमें अपने सामाजिक और राजनीतिक हक देने से इनकार करते हुए कहते हैं कि आप तो हिंदू ही हैं। यही बंधुभाव व्यक्त करते हुए अगर अपनी जेब से कुछ जाने वाला हो, तब हम उनके चाचा के, मामा के, भतीजे के भांजे बन जाते हैं। कुछ भी खर्च ना होने वाला हो, उनका फायदा होने वाला हो, तब हम उनके भाई होते हैं। वाह रे वाह, इनका बंधुत्व तो ऐसा है। आखिर में बस हम इतना ही कहना चाहता हूँ, और ख़ास तौर पर जोर देकर कहता हूँ कि हिंदुओं की दी हुई भिक्षा पर जीने की अब हमारी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। उनका दान धर्म हमें नहीं चाहिए। हम इस देश के वासी हैं। सरकारी खजाने पर जिस प्रकार अन्य जातियों का अधिकार है, वैसे ही हमारा भी अधिकार है। हमें गुलामी में रहने पर मजबूर करने वाली, हमारी नैतिकता भ्रष्ट करने वाली भीख हमें नहीं चाहिए। हम अपने योग्य अधिकारों के लिए ही लड़ रहे हैं, हमें भी मिलने ही चाहिए। और मैं आपको चेतावनी देता हूं कि अगर हमारी न्याय की लड़ाई का विरोध किया गया तो खून बहाकर भी हम अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेंगे। सामान्य साथियों, बाबा साहब यहाँ बहुत स्पष्ट ढंग से कहते हैं कि हमारी जो लड़ाई है वो न्याय की लड़ाई है, और इस न्याय की लड़ाई में अगर कोई विरोध करता है, चूंकि न्याय की लड़ाई है इसलिए किसी को विरोध नहीं करना चाहिए।
आज सिद्धार्थ कॉलेज हमने खोला है। बाबा साहब कहते हैं हमने अपने बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए, समाज के हर वर्ग के लिए ये सिद्धार्थ कॉलेज खोला है। इसमें कोई ऐसा कंडीशन नहीं है कि अस्पृश्यों के अलावा छात्र पढ़ नहीं सकते, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। बावजूद इसके अगर हमारा ये विरोध किया जाता है तो हम खून बहाकर भी अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेंगे। ये संकल्प है बाबा साहब का समाज के प्रति। ये अपने परिवार के प्रति नहीं है, बल्कि अपने समाज के प्रति है, जिसे बाबा साहब ने अपना परिवार माना है। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश कैसा लगा ये जरूर बताइएगा सम्मानित साथियों। हमें आपके कमेंट सेक्शन में आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहता है। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश समाप्त करने से पहले हम जरूर एक बात बता दें, बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा है वैचारिकी सेंटर बनाने की, और ऐसा ही वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत में। आप देख सकते हैं। तो इस तरह के वैचारिकी सेंटर में जो अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन आवाजका के नेतृत्व में बनाई जा रही है, आप भी अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। यथासंभव यथाशक्ति आपका भी सहयोग जरूरी है। दिए गए अकाउंट नंबर पर आप कर सकते हैं। सामान्य साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाजका नई दिल्ली, एवं आपकी प्रेरणा में तथा संकलन कथागुरु में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाजका बिहार, प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IT सेल आवाजका नई दिल्ली। मुझे पूरा भरोसा है कि इस डॉक्टर अंबेडकर संदेश को जन जन तक पहुंचाएंगे, शेयर जरूर करेंगे। इसी के साथ आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।